आय और रोजगार के निर्धारण। अब तक हमने राष्ट्रीय आय, कीमत स्तर, ब्याज की दर इत्यादि के मूल्यों को नियंत्रित करने वाले शक्तियों का अन्वेषण किए बिना ही एक तदर्थ रूप से इनके संबंध में चर्चा की है। समष्टि अर्थशास्त्र का मौलिक उद्देश्य इन परिवर्तनों के मूल्यों के को निर्धारित करने के क्रमों का वर्णन करने में सक्षम सैद्धांतिक उपकरण अर्थात मॉडलों का विकास करना है। विशेष तौर पर मॉडलों के माध्यम से कुछ प्रश्नों की सैद्धांतिक व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है, जैसे अर्थव्यवस्था में धीमी समृद्धि की अवधि अथवा मंदी अथवा कीमत स्तर पर वृद्धि या बेरोजगारी में वृद्धि आदि के क्या कारण हैं। एक ही समय इन सभी परिवर्तनों के संबंध में बताना कठिन है। अब अतः जब हम किसी परिवर्तन विशेष के निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करें तो हमें अन्य सभी परिवर्तनों के मूल्यों को स्थिर रखना चाहिए। यह प्रायः किसी भी सिद्धांत की अभ्यास का प्रारूपीय रूढ़ीकरण है, जिसे सेटेरिस पेरिबस की मान्यता कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है यदि अन्य बातें सामान्य रहे। आप निम्नलिखित प्रकार से इस प्रक्रिया का पर विचार कर सकते हैं। दो समीकरणों में दो परिवर्तनों x और y का मूल्य निकालने के लिए हम प्रथम समीकरण में x का मूल्य y के पदों में लिखते हैं और इस मूल्य को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर पूर्ण हल प्राप्त करते हैं। इसी विधि को का प्रयोग हम समष्टि अर्थशास्त्र में भी करते हैं। इस अध्याय में हम अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं की निर्धारित कीमत तथा नियत ब्याज दर के बिना राष्ट्रीय आय के निर्धारण का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में इस्तेमाल सैद्धांतिक मॉडल जॉन मेनार्ड केन्स द्वारा किए दिए गए सिद्धांत पर आधारित है। समग्र मांग तथा इसके अवयव। राष्ट्रीय आय लेखांकन वाले अध्याय में हम उपभोग, निवेश अथवा किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का कुल निर्गत सकल घरेलू उत्पाद से संबंध में अध्ययन कर चुके हैं। इन पदों के दो अर्थ होते हैं। अध्याय 2 में इनका प्रयोग लेखांकन के अर्थ में हुआ है, जिससे किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन गतिविधियों की माप करने से इन मदों का वास्तविक मूल्य प्राप्त होता है। इन वास्तविक अथवा लेखांकन मूल्यों को हम इन मदों का यथार्थ माप कहते हैं। तथापि इन पदों का प्रयोग भिन्न अर्थों में किया जा सकता है। उपभोग से यह पता नहीं चल सकता कि वास्तव में किसी निश्चित वर्ष में लोगों ने कितना उपभोग किया, बल्कि उस अवधि में उन्होंने उपभोग की कितनी मात्रा की योजना बनाई। इसी तरह निवेश का अर्थ हो सकता है कि उत्पादन के अपनी माल सूची में कितने मात्रा में वृद्धि की योजना बनाई है। यह मात्रा उस मात्रा से भिन्न भी हो सकती है जितना कि उत्पादन वह अंतिम रूप से कर पाती है। मान लीजिए कि उत्पादक वर्ष के अंत तक अपने भंडार में 100 रुपये मूल्य की वस्तु जोड़ने की योजना बनाता है। अतः उस वर्ष में उसका नियोजित निवेश 100 रुपये है, किंतु बाजार में उसकी वस्तुओं की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण उसकी विक्रय मात्रा में उस परिमाण से अधिक वृद्धि होती है जितना कि उसने बेचने की योजना बनाई थी। इस अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए उसे अपने भंडार से 30 रुपये की वस्तु बेचनी पड़ती है। अतः वर्ष के अंत में उसकी माल सूची में केवल 100 माइनस 30 बराबर 70 रुपये की वृद्धि होती है। उसका नियोजन निवेश 100 रुपये है, जबकि उसका यथार्थ निवेश केवल 70 रुपये है। इस परिवर्तन उपभोग, निवेश अथवा अंतिम वस्तुओं के निर्गत के नियोजन मूल्य को हम उनकी प्रत्याशित माप कहते हैं। सरल शब्दों में प्रत्याशित का अर्थ है नियोजित तथा यथार्थ से अभिप्राय है जो वास्तव में हुआ हो। आय निर्धारण को समझने के लिए हम समग्र मांग के विभिन्न अवयवों के नियोजन मानों की जानकारी होना आवश्यक है। आइए इन अवयवों को देखते हैं। उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारण घरेलू आय है। एक उपभोग फलन आय तथा उपभोग से संबंध की व्याख्या करता है। सरलतम उपभोग फलन में यह माना जाता है कि आय में परिवर्तन होने से साथ साथ उपभोग में स्थिर दर से परिवर्तन होता है। निसंदेह यदि आय शून्य भी हो तो भी कुछ उपभोग तो होगा ही,
क्योंकि उपभोग की वह मात्रा आय से स्वतंत्र है, इसे स्वतंत्र उपभोग कहा जाता है। हम इस फलन की व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं, C बराबर C बार प्लस सी वाई इक्वेशन 4.1। यहाँ सी घरेलू क्षेत्र के द्वारा किया गया उपभोग व्यय है। यह दो अवयवों से मिलकर बना है, स्वतंत्र उपभोग सी बार तथा प्रेरित उपभोग सी वाई। स्वतंत्र उपभोग के द्वारा अंकित किया जाता है तथा यह उस उपभोग को दर्शाता है जो आय से स्वतंत्र है। यदि आय के शून्य होने पर भी उपभोग हो रहा है तो वह स्वतंत्र उपभोग के कारण है। उपभोग को का प्रेरित अवयव सी वाई उपभोग की आय पर निर्भरता को दर्शाता है। यदि आय में 1 रुपए की वृद्धि हो तो प्रेरित उपभोग में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC अर्थात की वृद्धि होगी। इसे आय में परिवर्तन होने पर उपयोग में परिवर्तन की दर के रूप में समझाया जा सकता है। MPC बराबर डेल्टा C बटे डेल्टा वाई बराबर C। आइए हम यह देखें कि MPC के क्या क्या मान हो सकते हैं। जब आय में परिवर्तन होता है तो उपभोग डेल्टा C में होने वाला परिवर्तन कभी भी आय डेल्टा वाई में परिवर्तन से अधिक नहीं हो सकता। C का अधिकतम मान 1 हो सकता है। दूसरी ओर हो सकता है कि आय में परिवर्तन होने पर भी उपभोक्ता अपने उपभोग में परिवर्तन न करे। इस स्थिति में MPC बराबर 0 सामान्यतः का मान 0 तथा 1 के बीच में होता है। 0 तथा 1 को मिलाकर इसका अर्थ हुआ कि आय में वृद्धि होने पर या तो उपभोक्ता उपभोग में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं करेगा, MPC बराबर 0, या आय में होने वाली सारी वृद्धि को उपभोग खर्च कर देगा, MPC बराबर 1, या फिर आय में परिवर्तन के एक भाग से उपभोग में परिवर्तन करेगा। 0 लेस देन MPC लेस देन 1। कल्पना कीजिए कि कल्पना देश नायक एक देश है जिसका उपभोग फलन C बराबर 100 प्लस 0.8 वाई द्वारा दिया जाता है। यह दर्शाता है कि जब कल्पना देश में कोई भी आय नहीं होता, इसके नागरिक 100 रुपए की वस्तुओं का उपभोग करते हैं। कल्प देश का स्वतंत्र उपभोग 100 है। इसकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है। इसका अर्थ है कि यदि कल्प देश में 100 रुपए की आय वृद्धि होती है तो उपभोग में 80 रुपए की वृद्धि होगी। आइए हम इसके एक और पहलू बचतों को देखें। बचत आय का वह भाग है जो उपभोग नहीं किया गया। अन्य शब्दों में यस बराबर वाई माइनस सी। हम सीमांत बचत प्रवृत्ति MPC को आय में वृद्धि होने पर बचत में परिवर्तन की दर से रूप में परिभाषित करते हैं। MPC बराबर डेल्टा यस बटे डेल्टा वाई बराबर यस, क्योंकि यस बराबर वाई माइनस सी। यस बराबर डेल्टा वाई माइनस सी बटे डेल्टा वाई बटे डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी बटे डेल्टा सी बराबर 1 माइनस सी। कुछ परिभाषाएं। उपभोग सीमांत प्रवृत्ति MPC यह आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन है, इसे C से संकेतित किया जाता है और डेल्टा C बटे डेल्टा वाई के बराबर होती है। सीमांत बचत प्रवृत्ति MPC यह आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में परिवर्तन है, इसे यस से संकेतित किया जाता है और I माइनस C के बराबर होता है। इसका निहितार्थ है कि यस प्लस C बराबर 1। औसत उपभोग प्रवृत्ति APC यह प्रति आम इकाई उपभोग है, अर्थात C बटे वाई। औसत बचत प्रवृत्ति APS यह प्रति आय इकाई बचत है, अर्थात S बाई वाई। प्रत्याशित निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक जैसे कि मशीन, भवन, सड़क इत्यादि अर्थात ऐसी कोई भी चीजें जिनसे भविष्य में अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि और उत्पादक की माल सूची तैयार माल का स्टॉक में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ध्यान दें कि निवेश वस्तु जैसे मशीन भी अंतिम वस्तुओं का भाग है। ये कच्चे माल की तरह मध्यवर्ती वस्तु नहीं है। किसी दिए हुए वर्ष में मशीनों का जो उत्पाद होता है उनका प्रयोग उसी वर्ष अन्य वस्तुओं के उत्पादन में नहीं होता, बल्कि कई वर्षों तक उनकी सेवाएं ली जाती हैं। उत्पादकों का निवेश संबंधित निर्णय जैसे कि नई मशीनों की खरीदी अधिकांश ब्याज की बाजार दर पर निर्भर करता है, किंतु सरलता की दृष्टि से हम यह मान लेते हैं कि फर्म हर वर्ष उसी मात्रा में निवेश करने की योजना बनाती है। प्रत्याशित निवेश मांग को हम इस प्रकार लिख सकते हैं
आई बराबर आई बार 4.2 इक्वेशन, जहां आई बार धनात्मक स्थिरांक है। आई बार दिए हुए वर्ष में अर्थव्यवस्था में स्वायत्तता दिया हुआ अथवा बहिर्जात निवेश को प्रदर्शित करता है। दो सेक्टर मॉडलों में आय का निर्धारण सरकार रहित अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं की प्रत्याशी समस्त मांग ऐसी वस्तुओं पर किए गए कुल प्रत्याशी उपभोग व्यय और प्रत्याशी निवेश व्यय का योग होता है, अर्थात एडी बराबर सी प्लस आई। समीकरण 4.2 और 4.1 में सी और आई के मूल्यों को प्रतिस्थापित करने पर अंतिम वस्तुओं की समस्त मांग को इस प्रकार लिखा जा सकता है, एडी बराबर सी बार प्लस आई बार प्लस सी डॉट वाई। यदि अंतिम वस्तु बाजार संतुलन में हो तो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, वाई बराबर सी बार प्लस आई बार प्लस सी डॉट वाई, जहां वाई अंतिम वस्तु की प्रत्याशित अथवा नियोजित निर्गत है। इस समीकरण को दो स्वायत्तता पदों सी बार और आई बार को जोड़कर पुनः इस प्रकार सरल किया जा सकता है, वाई बराबर ए बार प्लस सी डॉट वाई 4.3, जहां ए बार बराबर सी बार प्लस आई बार अर्थव्यवस्था का कुल स्वायत्तता व्यय है। वास्तव में स्वायत्तता व्यय के ये दोनों घटक भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं और अर्थव्यवस्था के जीवन निर्वाह उपभोग स्तर को प्रदर्शित करने वाला सी बार प्रायः स्थिर ही रहता है, किंतु आई बार में समय समय पर उतार चढ़ाव देखा जाता है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, समीकरण 4.3 की बाईं ओर वाई पद अंतिम वस्तुओं की प्रत्याशित निर्गत अथवा नियोजित प्रतिपूर्ति को प्रदर्शित करता है। दूसरी ओर दाईं ओर की अभिव्यक्ति से अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं की प्रत्याशित अथवा नियोजित समस्त मांग प्रदर्शित होती है। जब अंतिम वस्तु बाजार और अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होती है तब प्रत्याशी पूर्ति प्रत्याशित मांग के बराबर होती है। अतः समीकरण 4.3 को अध्याय 2 के तादात्म्य का लेखांकन से भ्रमित नहीं करना चाहिए, जो कि यह बतलाता है कि कुल निर्गत का यथार्थ मूल्य हमेशा अर्थव्यवस्था के यथार्थ उपभोग और यथार्थ निवेश के कुल योग के बराबर होता है। यदि अंतिम वस्तु के निर्गत से जो कि उत्पादक किसी नियत वर्ष में उत्पादन करने का नियोजन करता है अंतिम वस्तु की प्रत्याशित मांग कम हो तो समीकरण 4.3 सही नहीं होगा। गोदाम में स्टॉक का अंबर लगा रहेगा, जिसे माल सूची का अनभिप्रेत संचय कहा जाएगा। यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि माल सूची या स्टॉक इसलिए फर्म के पास ही रहता है। माल सूची में परिवर्तन को माल सूची निवेश कहा जाता है। यह ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। यदि माल सूची में वृद्धि होती है तो यह धनात्मक माल सूची निवेश है, जबकि माल सूची में कमी तब यह ऋणात्मक माल सूची निवेश है। माल सूची निवेश दो कारणों से होता है। एक, फर्म विभिन्न कारणों से कुछ स्टॉक अपने पास रखने का निर्णय लेती है, इसे नियोजित माल सूची निवेश कहा जाता है। दूसरा, वास्तविक बिक्री नियोजित बिक्री से कम या ज्यादा हो जाती है जब फर्म को माल सूची में वृद्धि या कमी करनी पड़ जाती है, इसे अनियोजित माल सूची निवेश कहा जाता है। अतः यद्यपि वाई नियोजित सी प्लस आई से अधिक है, फिर भी वास्तविक सी प्लस वाई के बराबर होगी। लेखांकन तादात्म्य की दाईं ओर यथार्थ निवेश में मालों का अनभिप्रेत संचय के रूप में अतिरिक्त निर्गत को दर्शाता है। यहाँ अब हम अर्थव्यवस्था में सरकार को शामिल करेंगे। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की समस्त मांग को प्रभावित करने वाले सरकार के मुख्य कार्यकलाप का संक्षिप्त विवरण राजकोषीय परिवर्तन, कर, टैक्स और सरकारी व्यय, जो दोनों हमारे विश्लेषण में स्वायत्तता है के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। अन्य फर्मों तथा परिवारों की तरह सरकार अपने व्यय जी के माध्यम से समस्त मांग में वृद्धि करती है। दूसरी ओर सरकार कर लगाकर परिवारों की आय का एक अंश लेती है, अतः उसकी प्रयोज्य आय वाई डी बराबर वाई माइनस टी हो जाती है। परिवार इस प्रयोज्य आय के केवल एक अंश का ही व्यय उपभोग के लिए करते हैं, अतः सरकार को शामिल करने के लिए समीकरण 4.3 में निम्न प्रकार से परिवर्तन करना होगा। y बराबर सी बार प्लस आई बार प्लस जी प्लस सी वाई माइनस टी। ध्यान दीजिए कि सी बार और आई बार की तरह जी माइनस सी डॉट टी स्वायत्तता पद ए बार में शामिल हो जाता है। इससे विश्लेषण में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है। सरलता की दृष्टि से हमने इस अध्याय के शेष भाग में सरकारी क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया है। यह भी द्रष्टव्य है
कि सरकार द्वारा आरोपित अप्रत्यक्ष कर और दिए गए उपदान के बिना अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य कुल मूल्य अर्थात सकल घरेलू उत्पाद तथात्मक रूप से राष्ट्रीय आय के समान होते हैं। यहाँ से आगे इस अध्याय के पूरे शेष भाग में हम वाई को सकल घरेलू उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय के रूप में सूचित करेंगे। लघु अवधि में संतुलन आय का निर्धारण। आपको याद होगा कि विशिष्ट आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत जब हम एक बाजार में मांग और पूर्ति के संतुलन का विश्लेषण करते हैं, मांग और पूर्ति वक्र साथ साथ कीमत और संतुलन कीमत को निर्धारित करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में हम दो चरणों में आगे बढ़ते हैं। प्रथम चरण में हम मूल्य स्तर को स्थिर में मानते हुए एक समष्टि मूलक संतुलन को ज्ञात करते हैं। दूसरे चरण में हम मूल स्तर को बदलने देते हैं और समष्टि मूलक संतुलन का विश्लेषण करते हैं। कीमत स्तर को स्थिर मानने का एक औचित्य है। इसके लिए दो कारण दिए जा सकते हैं। पहला, प्रथम चरण में हम अनप्रयुक्त साधनों वाली अर्थव्यवस्था की कल्पना कर रहे हैं। मशीन, भवन, श्रमिक, ऐसी स्थिति में आसमान प्रतिफल का नियम लागू नहीं होगा, अतः अतिरिक्त उत्पादन के बिना सीमांत लागत में वृद्धि उत्पन्न की जा सकती है। इसीलिए कीमत स्तर में परिवर्तन नहीं होता, चाहे उत्पादित मात्रा में परिवर्तन हो जाए। यह एक सरलीकृत मान्यता है जो बाद में बदल जाएगी। स्थिर कीमत स्तर के साथ समष्टि अर्थशास्त्रीय संतुलन रेखीय समीकरण जैसा पहले समझाया जा चुका है। उपभोक्ता की मांग को दिए गए समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। सी बराबर सी बार प्लस सी वाई, जहाँ सी बार स्वेच्छता व्यापक है और सी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। इस संबंध का रेखीय चित्र द्वारा किस प्रकार दिखाया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें रेखीय समीकरण के अंतर्रोधी रूप को स्मरण करना पड़ेगा। y बराबर ए प्लस बी एक्स, जहाँ x और y चर हैं और उनके मध्य रेखीय संबंध a तथा b स्थिरांक है। चित्र 4.1 में समीकरण को दर्शाया गया है। स्थिरांक a को y अक्ष पर अंतरोध दिखाया गया है, अर्थात y का मूल्य जब x शून्य होता है तब b स्थिरांक रेखा की ढाल है, अर्थात स्पर्श रेखा का ढाल टेंजेंट tan थीटा बराबर b से दिखाई गई है। रेखाचित्र 4.2 में y बराबर a प्लस बी एक्स, y और x के बीच में x के ये बीच में और थीटा एंगल पर दिखाई गई है। रेखीय समीकरण का अंतर्रोधीय रूप दिखाई गई है। उपभोग फलन ग्राफीय चित्रण। उसी तर्क का उपयोग करते हुए उपभोग फलन को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। उपभोग फलन सी बराबर सी बार प्लस सी वाई, जहाँ सी बार उपभोग फलन का अंतरोध है, सी उपभोग फलन का ढाल tan अल्फा, तो सी अंतर विरोधी के साथ उपभोग फलन। रेखाचित्र 4.2 में सी बार अल्फा वाई और सी के बीच में सी बराबर सी बार प्लस सी वाई का ग्राफ दिखाया गया है। निवेश फलन ग्राफीय चित्रण। एक द्विक्षेत्रीय मॉडल अंतिम मांग के दो स्रोत होते हैं, पहला उपभोग तथा दूसरा निवेश। निवेश फलन को इस प्रकार दिखाया गया था, आई बराबर आई बार। ग्राफ में इस क्षैतिज अक्ष के ऊपर आई बार के बराबर ऊंचाई वाली क्षैतिज रेखा द्वारा दिखाया गया है। इस मॉडल में आई स्वतंत्रता है, जिसका अर्थ है कि यह वही रहती है चाहे आय का स्तर कुछ भी हो। समस्त मांग माइनस ग्राफीय प्रस्तुति निवेश फलन के साथ आई स्वतंत्रता रूप। रेखाचित्र 4.3 आई बराबर आई बार वाई और सी आई के बीच में ग्राफ दिखाई गई है। समस्त मांग फलन के प्रत्येक स्तर पर कुल मांग है जो उपभोग प्लस निवेश से प्राप्त होती है को दिखाता है। ग्राफ के अनुसार इसका यह अर्थ है कि समस्त मांग को ऊर्ध्वाधरीय आधार पर उपयोग एवं मांग फलनों को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है, जहां यहाँ ओ एम बराबर सी बार, ओ जे बराबर आई बार, ओ एल बराबर सी बार प्लस आई बार,
रेखाचित्र 4.4 में समस्त मांग का को उपभोग तथा निवेश फलनों को ऊर्ध्वाधर आधार पर जोड़कर प्राप्त किया जाता है। OMJL समस्त मांग सी बार प्लस आई बार प्लस सी वाई सी बराबर सी बार प्लस सी वाई आई बराबर आई बार से दिखाई गई है। समस्त मांग फलन उपभोग फलन के समानांतर है, अर्थात जिन उनके पास ढलान सी के ही समान है। यहाँ ध्यान दिया जा सकता है कि यह फलन प्रत्याशित मांग को दर्शाता है। समइष्ट अर्थशास्त्री साम्य आपूर्ति पक्ष। विशिष्ट अर्थशास्त्री सिद्धांत में हम पूर्ति वक्र को उस चित्र से दिखाते हैं जहाँ कीमत ऊर्ध्वाधर अक्ष पर तथा पूर्ति मात्रा को क्षैतिज अक्ष पर होता है। समष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत को प्रथम अवस्था में हम कीमत को स्थिर मान लेते हैं। यहाँ समस्त पूर्ति अथवा जीडीपी को सरलता से ऊपर अथवा नीचे हटाने वाली मान लिया जाता है, क्योंकि ये सभी प्रकार के प्रयुक्त उपलब्ध साधन होते हैं। जीडीपी का कुछ भी स्तर क्यों न हो, उतनी पूर्ति से करनी होगी और मूल्य स्तर का कोई योगदान नहीं होता। पूर्ति की इस प्रकार की स्थिति को 45 डिग्री वाली रेखा से दिखाया गया है। अब 45 डिग्री की रेखा का यह विशेषता है कि इसमें प्रत्येक बिंदु का समान क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर निर्देशांक होगा। मान लीजिए कि बिंदु ए पर जीडीपी 1000 रुपये है। पूर्ति कितनी की जाएगी? उत्तर है 1000 रुपये की कीमत के तुल्य समान इस बिंदु को कैसे दिखाया जा सकता है? उत्तर है कि बिंदु एक की तटबंधी बिंदु पूर्ति बिंदु बी पर है, जो 45 की रेखा तथा ऊर्ध्वाधर रेखा ए के प्रतिच्छेदन से प्राप्त होती है। लाइन 45 के साथ समस्त पूर्ति वक्र रेखा चित्र 4.5 समस्त पूर्ति 45 डिग्री ए एंगल से 1000 जीडीपी वाई एक्सिस पे दिखाई गई है। साम्य को ग्राफ द्वारा प्रत्याशित समस्त मांग एवं पूर्ति को एक चित्र में एक साथ रखकर दिखाया जाता है। चित्र 4.6 वह बिंदु जहां प्रत्याशित समस्त मांग प्रत्याशित समस्त पूर्ति के बराबर है साम्य होगा। यह साम्य बिंदु ई है और आय का साम्य स्तर OY1 है। रेखाचित्र 4.6 प्रत्याशित समस्त मांग व पूर्ति का साम्य प्रत्याशित समस्त मांग व पूर्ति LE 45 डिग्री के बीच में अल्फा M Y1 O और Y के बीच में ग्राफ बनाया गया है। बीजगणितीय रीति या विधि। प्रत्याशित समस्त मांग I बराबर आई बार प्लस सी बार प्लस सी वाई। प्रत्याशित समस्त पूर्ति वक्र Y। साम्य की यह आवश्यकता है कि पूर्तिकर्ताओं की योजना उनकी योजनाओं से मेल खाए जो अर्थव्यवस्था में अंतिम मांग को पूरा करते हैं। इसीलिए इस स्थिति में प्रत्याशित समस्त मांग बराबर प्रत्याशित समस्त पूर्ति सी बार प्लस आई बार प्लस सी वाई बराबर वाई 1 माइनस सी बराबर सी बार प्लस आई, तो वाई बराबर सी बार प्लस आई बार बटे 1 माइनस सी। इक्वेशन 4.4 समग्र मांग में परिवर्तन का आय तथा उत्पादन पर प्रभाव। हमने देखा कि आय का संतुलन स्तर समग्र मांग पर निर्भर करता है। अतः यदि समग्र मांग में परिवर्तन होता है तो आय का संतुलित स्तर भी परिवर्तन होता है। यह निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक परिस्थितियों में हो सकता है। पहला, उपयोग में परिवर्तन, यह सी बार में परिवर्तन या दूसरा सी में परिवर्तन के कारण हो सकता है। दूसरा, निवेश में परिवर्तन। अभी तक हमने माना कि निवेश स्वतंत्र है, यद्यपि इसका अर्थ केवल इतना है कि यह आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता। आय के अतिरिक्त भी ऐसे बहुत से चर हैं जो निवेश स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण कारक है साख की उपलब्धता। साख की आसान उपलब्धता निवेश को बल देती है। एक अन्य कारक है ब्याज की दर। ब्याज की दर निवेश योग्य निधि की लागत है। ब्याज की ऊंची दर पर फर्मों की प्रवृत्ति निवेश को कम करने की होती है। आइए अब हम निम्नलिखित उदाहरणों की सहायता से निवेश में परिवर्तन पर अपना
ध्यान केंद्रित करें। मान लीजिए C बराबर 40 प्लस 0.8 वाई, आई बराबर 10। इस स्थिति में संतुलन आय समीकरण से प्राप्त 250 हो जाता है। पहला, अब मान लीजिए कि निवेश बढ़कर 20 हो जाता है। देखा जा सकता है कि नई संतुलन आय 300 होगी। इसे ग्राफ y बराबर C प्लस आई 40 प्लस 0.8 वाई प्लस 10, ताकि y बराबर 50 प्लस 0.8 वाई, अर्थात y बराबर 1/1 माइनस 0.8 इंटू 50 बराबर 250 में भी देखा जा सकता है। आय में यह वृद्धि निवेश में वृद्धि के कारण होता है, जो कि यह स्वतंत्र व्यय का एक अवयव है। जब स्वतंत्रता निवेश में वृद्धि होती है तो रेखा AD1 ऊपर की ओर समानांतर शिफ्ट होती है और AD2 की स्थिति को प्राप्त करती है। निर्गत Y1 पर समस्त मांग का मूल्य Y1 स्टार F है, जो निर्गत Y1 स्टार बराबर Y1 स्टार E1 के मूल्य से E1 F के परिणाम के बराबर अधिक है। E1 F से अधिक मांग के परिणाम की माप होती है, जो अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। अतः E1 संतुलन को निरूपित नहीं करता है। अंतिम वस्तु बाजार में नए संतुलन की प्राप्ति के लिए हमें उस बिंदु की खोज करनी होगी जहां नई समस्त मांग रेखा AD2 45 एंगल रेखा को प्रतिच्छेदित करेगी। यह बिंदु E2 पर होता है, जो नया संतुलन बिंदु है। निर्गत और समस्त मांग के नए मूल्य क्रमशः Y2 स्टार और AD2 स्टार है। ध्यान रखें कि नई संतुलन निर्गत तथा समस्त मांग में E1G बराबर E2G के परिमाण में वृद्धि होती है, जो स्वायत्तता व्यय डेल्टा आई बार बराबर E1F है बराबर E2J में प्रारंभिक वृद्धि से अधिक है। अतः स्वायत्तता व्यय में प्रारंभिक वृद्धि से प्रतीत होता है कि समस्त मांग और निर्गत के संतुलन मूल्यों पर अधिप्लावन प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से समस्त मांग और निर्गत के स्वायत्तता व्यय में प्रारंभिक वृद्धि के आकार से अधिक बड़े परिणाम में वृद्धि होती है। इसकी चर्चा हम खंड 4.3.3 में करेंगे। चित्र 4.7 समस्त मांग AD2 A2 बार AD1 स्टार A1 बार O Y1 स्टार Y2 स्टार Y 45 डिग्री E1 डेल्टा आई बार F जी जे डेल्टा आई बार E2 AD2 बराबर A2 A बार प्लस CY AD1 बराबर A1 बार प्लस CY। स्थिर कीमत मॉडल प्रतिरूप में संतुलन और निर्गत समस्त मांग को प्रदर्शित किया गया है। गुणक क्रियाविधि पिछले खंड में देखा गया था कि स्वतंत्र व्यय में 10 इकाई का परिवर्तन होने पर संतुलित आय में 50 इकाई का परिवर्तन 250 से 300 होता है। हम इस गुणक क्रियाविधि के द्वारा समझ सकते हैं कि जिसकी व्याख्या यहाँ की गई है। अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यम जैसे कारकों को लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर अथवा अपदान की अनुपस्थिति में अंतिम वस्तुओं के निर्गत के कुल मूल्य को उत्पादन के विभिन्न कारकों में वितरित कर दिया जाता है, जो क्रमशः श्रम की मजदूरी, पूंजी का ब्याज, भूमि का लगान आदि होते हैं। शेष बचा हुआ उद्यम के पास रहता है, जिसे लाभ कहा जाता है। अतः अर्थव्यवस्था में समस्त कारक उदायगी का योग राष्ट्रीय आय अंतिम वस्तुओं के निर्गत के समस्त मूल्य सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। उपयुक्त उदाहरण में अतिरिक्त निर्गत का 10 रुपये मूल्य को विभिन्न कारकों के कारक अदायगी के रूप में वितरित कर दिया जाता है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था की आय में 10 की वृद्धि होती है। जब आय में 10 की वृद्धि होती है तब उपभोग व्यय में भी 0.8 यानी 10 की वृद्धि होती है, क्योंकि लोग उपभोग पर अपनी अतिरिक्त आय का 0.8 सीमांत उपभोग प्रवृत्ति व्यय करते हैं। अतः अगले दौर में अर्थव्यवस्था में समस्त मांग में 0.8 10 की वृद्धि होती है और पुनः 0.8 10 के बराबर अधिमांग उत्पन्न होती है। इसीलिए अगले उत्पाद चक्र में पुनः संतुलन स्थापित करने के लिए उत्पादक अपने नियोजित निर्गत में 0.8 10 की वृद्धि करता है। जब इस अतिरिक्त निर्गत को उत्पादन के कारकों के मध्य वितरित कर दिया जाता है तो अर्थव्यवस्था की आय में 0.8 10 की वृद्धि होती है और उपभोग मांग बढ़कर 0.8 पावर टू 10 हो जाती है। पुनः उसी परिमाण में
अधिमांग की उत्पत्ति होती है। यह प्रक्रिया एक चक्र के बाद दूसरे चक्र में निरंतर जारी रहती है। प्रत्येक चक्र में उत्पादक अधिमांग को दूर करने के लिए अपने निर्गत में वृद्धि करता है और उपभोक्ता इस अतिरिक्त उत्पादन से अपनी अतिरिक्त आय का एक अंश उपभोग मदों पर व्यय करता है और इससे से अगले दौर में पुनः अधिमांग का सृजन करता है। अब निम्नलिखित तालिका 4.1 में प्रत्येक दौर में समस्त मांग और निर्गत मूल्यों में परिवर्तन को दर्शाया जाएगा। तालिका 4.1 अंतिम वस्तु बाजार में गुणक यांत्रिकता उपभोग समस्त मांग निर्गत या आय दौर 1 0 10 स्वतः बढ़ोतरी 10 दौर 2 0.8 10 0.8 10 0.8 10 दौर 3 में 0.8 के पावर 2 10 0.8 के पावर 2 10 0.8 के पावर 2 10 दौर 4 में 0.8 के पावर 3 10 0.8 के पावर 3 10 0.8 के पावर 3 10 इसी तरह अंशों इत्यादि आगे बढ़ता जाता है। प्रत्येक दौर में अंतिम वस्तु के निर्गत के मूल्य अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि की माप अंतिम कॉलम में की गई है। दूसरे और तीसरे कॉलम में अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग व्यय में वृद्धि और इस तरह समस्त मांग के मूल्यों में वृद्धि की माप की गई है। ध्यान रखें कि क्रमिक चक्रों में अंतिम वस्तुओं के निर्गत में वृद्धि धीरे धीरे घट रही है, अतः कई चक्रों के बाद वृद्धि वास्तव में शून्य हो जाएगी और क्रमिक चक्रों से निर्गत के कुल परिमाण में कोई योगदान नहीं होगा। हम कहते हैं कि अंतिम वस्तुओं के निर्गत को प्रभावित करने वाले चक्र अभिसार प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है। अंतिम वस्तुओं के निर्गत में कुछ वृद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें अंतिम कॉलम में अनंत ज्यामितीय श्रृंखला का योग प्राप्त करना चाहिए, अर्थात 10 प्लस 0.8 10 0.8 का स्क्वायर 10 प्लस डॉट अंशों इनफाइनाइट तक, तो 10 बाहर ले लीजिए 1 प्लस 0.8 प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस अंशों, ये एक गुणोत्तर श्रेणी बन गई बराबर 10/1 माइनस 0.8 बराबर 50। अतः स्वायत्तता व्यय में प्रारंभिक वृद्धि से कुल निर्गत के संतुलन मूल्य में अधिक वृद्धि होती है। अंतिम वस्तुओं के निर्गत के संतुलन मूल्य में कुल वृद्धि और स्वायत्तता व्यय में आरंभिक वृद्धि के अनुपात को अर्थव्यवस्था का निर्गत गुणक कहते हैं। स्मरण रहे कि 10 और 0.8 क्रमशः डेल्टा आई बार बराबर डेल्टा ए बार तथा एमपीसी मूल्य को प्रदर्शित करते हैं। अतः गुणक की अभी व्यक्त को इस प्रकार लिखा जा सकता है, निर्गत गुणक बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा ए बार बराबर 1/1 माइनस सी बराबर 1/यस। समीकरण 4.5 जहाँ डेल्टा वाई अंतिम वस्तु निर्गत की कुल वृद्धि तथा सी एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। देखें कि गुणक का आकार सी के मूल्य पर निर्भर करता है। जैसे जैसे सी बढ़ता है गुणक में वृद्धि होती जाती है। मित व्यापिता का विरोधाभास, यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा दें, अर्थात यदि अर्थव्यवस्था की बचत की सीमांत प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, अर्थात इससे यह तो बचत में कमी आएगी या वह अपरिवर्तित रहेगी। इस परिणाम को मित व्यापित का विरोधाभास कहते हैं, जो यह बतलाता है कि जब लोग अधिक मित व्यापी हो जाते हैं तो वे कामोवेश पूर्ववत ही बचत करते हैं। यह परिणाम यद्यपि असंभव प्रतीत होता है किंतु वास्तव में हमारे द्वारा पढ़े गए मॉडल का अनुप्रयोग है। इस उदाहरण पर और विचार करते हैं। मान लीजिए कि वाई का प्रारंभिक संतुलन 250 और लोगों के व्यय के स्वरूप में बहिर्जात अथवा स्वायत्तता शिफ्ट होता है, आकस्मिक वे अधिक मित व्यापित बन जाते हैं। ऐसा किसी बड़े युद्ध अथवा किसी अन्य आसन्न खतरे के संबंध में नई सूचना के कारण हो सकता है। इसके फलस्वरूप लोग अपने खर्च में अधिक परिनिरीक्षण और अनुदारित बरतने लगाते हैं। अतः अर्थव्यवस्था की सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस में वृद्धि होती है अथवा विकल्पत सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी 0.8 से घटकर 0.5 रह जाती है। प्रारंभिक आय स्तर AD1 स्टार बराबर Y1 स्टार बराबर 250 पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में आकस्मिक ह्रास समस्त उपभोग व्यय में ह्रास का उद्योतक होगा।
तो समस्त मांग ए डी बराबर ए बार प्लस सी वाई 0.8 माइनस 0.5 250 बराबर 75 के परिणाम के बराबर होगा। इसे उपभोग व्यय में स्वायत्तता कटौती कहा जा सकता है। यह कटौती उस सीमा तक हो सकती है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में किसी बाह्य कारण से परिवर्तन हो रहा हो और यह मॉडल के परिवर्तनों में परिवर्तन के फलस्वरूप नहीं होता है। लेकिन जब समस्त मांग के 75 तक ह्रास होता है तो निर्गत वाई 1 स्टार बराबर 250 में गिरावट आती है और अर्थव्यवस्था में इससे 75 के बराबर तक अधिपूर्ति उत्पन्न होती है। गोदामों में माल भरा पड़ा रहता है और उत्पादक बाजार में संतुलन की पुनर्स्थापना के लिए अगले चक्र में 75 की कमी करने का निर्णय लेता है, किंतु इसका अर्थ है कि अगले चक्र में कारक भुगतान और आय में 75 की कमी होगी। जैसे जैसे आय में ह्रास होता है लोग आनुपातिक रूप से उपभोग में कटौती करते हैं, किंतु इस बार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के नए मूल के अनुसार जो कि 0.5 है कटौती होती है। उपभोग व्यय और समस्त मांग में इस प्रकार 0.5 75 की कमी होती है जिससे बाजार में पुनः अधिपूर्ति का सृजन होता है। अतः अगले दौर में उत्पादक पुनः निर्गत में 0.5 75 की कटौती करते हैं। लोगों की आय इसी के अनुसार घटती है और उपभोग व्यय और समस्त मांग में पुनः 0.5 स्क्वायर 75 का ह्रास होता है। यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है, किंतु जैसा कि क्रमिक चक्र के प्रभाव के मूल्य ह्रास से अनुमान किया जा सकता है कि प्रक्रिया में अभिसरण होता है। निर्गत और समस्त मांग के मूल्यों के कुल कितना ह्रास है यदि अनंत श्रृंखला 75 प्लस 0.5 75 प्लस 0.5 का स्क्वायर 75 प्लस डॉट डॉट आंसर इनफाइनाइट को जोड़ दे तो निर्गत में कुल कटौती 75/1 माइनस 0.5 बराबर 150। लेकिन इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में नया संतुलन निर्गत केवल y2 स्टार बराबर 100 है। अब लोग S2 स्टार बराबर Y2 स्टार माइनस C2 स्टार बराबर C2 स्टार माइनस C बार प्लस C2 Y2 स्टार बराबर 100 माइनस 40 प्लस 0.5 इंटू 100 बराबर समस्त 10 की बचत कर रहे हैं, जबकि पूर्व संतुलन के अंतर्गत उनकी बचत S1 स्टार बराबर Y1 स्टार माइनस C1 स्टार बराबर Y1 स्टार माइनस C बार प्लस C1 Y1 स्टार बराबर 250 माइनस 40 प्लस 0.8 गुणे 250 बराबर 10। पहले सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर C1 बराबर 0.8 अतः अर्थव्यवस्था में बचत का कुल मूल्य अपरिवर्तित रहता है। संक्षिप्त में यह उदाहरण समष्टि अर्थशास्त्र से जुड़े तार्किक बिंदुओं का विश्लेषण करती है। जैसा कि अलग अलग भागों का योगफल संपूर्ण के बराबर नहीं है, यहाँ तक कि यदि हम व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने वाली प्रक्रिया के संदर्भ में अध्ययन करें तो कितना बचत किया जाए। विशिष्ट अर्थशास्त्र के विश्लेषण का प्राथमिक विषय वस्तु क्या हो तो हम यह सिद्धांत बनाने में असमर्थ होंगे कि अर्थव्यवस्था में कुल बचत का क्या होगा। दूसरी ओर कुल बचत के सभी घटकों का परिणाम व्यक्तिगत बचत निर्णय के सभी कारकों के योग के ठीक बराबर नहीं है, बल्कि इससे कुछ अधिक है। जब ए बार में परिवर्तन हो तो रेखा के समानांतर रूप से ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर शिफ्ट होती है, किंतु जब सी में परिवर्तन होता है तो रेखा ऊपर या नीचे को झुकाती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि अथवा सीमांत बचत प्रवृत्ति में कमी से रेखा एडी की प्रवणता में कमी आती है और यह नीचे की ओर झुकती है। इस स्थिति का चित्रांकन 4.8 में किया गया है। पैरामीटरों के प्रारंभिक मूल्य ए बार बराबर 50 और सी बराबर 0.8 पर निर्गत का संतुलन मूल्य और समस्त मांग समीकरण 4.4 में Y1 स्टार बराबर 50/1 माइनस 0.8 बराबर 250 पैरामीटरों में परिवर्तित मूल्य सी बराबर 0.5 के अंतर्गत निर्गत की समस्त मांग का संतुलन मूल्य Y2 स्टार बराबर 50/1 माइनस 0.5 बराबर 100। संतुलन निर्गत द्वारा समस्त मांग में 150 की कमी हुई है जैसा कि ऊपर बताया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि बचत के कुल मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं है।
रेखाचित्र 4.8 समस्त मांग ए डी1 स्टार ए डी2 स्टार ए बार ओ 45 डिग्री E2 E1 ए डी1 बराबर ए बार प्लस C1 वाई ए डी2 बराबर ए बार प्लस C2 वाई Y1 स्टार Y2 स्टार वाई मित व्यापित का विरोधाभास समस्त मांग रेखा का नीचे की ओर झुकाव दिखाई गई है। कुछ अन्य संकल्पनाएं अन्य साधनों की मात्राएं दिए होने पर अर्थव्यवस्था में साम्य निर्गत रोजगार के स्तर को भी निर्धारित करता है। समस्त स्तर पर एक उत्पादक फलन का विचार कीजिए। इसका यह अर्थ हुआ कि वाई की एडी की समानता द्वारा निर्धारित निर्गत का स्तर अनिवार्य रूप से वही निर्गत स्तर होगा जिस पर प्रत्येक रोजगार में है। पूर्ण रोजगार आय का वह स्तर है जहां उत्पादन के समस्त कारक उत्पादन प्रक्रिया में पूर्णतः रोजगार में हैं। आपको याद होगा कि वाई की एडी की समानता के बिंदु पर प्राप्त साम्य संसाधनों के पूर्ण रोजगार का घोतक नहीं है। साम्य का मात्रा अर्थ यह है कि यदि इसको यूं ही छोड़ दिया जाए तो अर्थव्यवस्था में आय का स्तर नहीं बदलेगी। यद्यपि अर्थव्यवस्था में रोजगार उपलब्ध है, निर्गत का साम्य स्तर आगत के पूर्ण रोजगार के स्तर से अधिक या कम हो सकता है। यदि यह आगत के पूर्ण रोजगार स्तर से कम है तो यह इसलिए है कि मांग समस्त संसाधनों को रोजगार देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह स्थिति न्यून मांग की स्थिति कहलाती है। इससे दीर्घकाल में कीमत कम हो जाती है। दूसरी तरफ यदि आगत का रोजगार स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से अधिक है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मांग पूर्ण रोजगार पर उत्पादित उत्पादन स्तर से अधिक है। यह स्थिति अत्यधिक मांग की स्थिति कहलाता है। इससे दीर्घकाल में कीमतें बढ़ जाती हैं। सारांश, जब किसी विशेष कीमत स्तर पर अंतिम वस्तु की समस्त मांग समस्त पूर्ति के बराबर होती है तो अंतिम वस्तु अथवा उत्पादन बाजार संतुलन की स्थिति में होता है। अंतिम वस्तु की समस्त मांग में प्रत्याशित उपभोग, प्रत्याशित निवेश, सरकारी व्यय आदि आते हैं। आय में इकाई वृद्धि के कारण प्रत्याशित उपभोग में वृद्धि की दर को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। सरलता की दृष्टि से अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं के स्तर के निर्धारण के लिए एक अल्पकाल में हम समस्त मांग, एक नियत अंतिम वस्तु कीमत और नियत ब्याज की दर को मान लेते हैं। अल्पकाल में हम यह भी मान लेते हैं कि इस कीमत पर समस्त पूर्ति पूर्ण लोचदार है। इन परिस्थितियों में समस्त निर्गत का निर्धारण केवल समस्त मांग के स्तर पर ही निर्धारित होता है। इसे प्रभावी मांग का सिद्धांत कहते हैं। स्वायत्तता व्यय में वृद्धि ह्रास के कारण गुणक प्रक्रिया के द्वारा अंतिम वस्तु के समस्त निर्गत में बड़ी मात्रा में वृद्धि ह्रास होती है। समस्त मांग संतुलन यथार्थ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति महासूची में अनभिप्रेत परिवर्तन, पैरामेट्रिक शिफ्ट, मिति व्याप्ति का विरोधाभास, समस्त पूर्ति, प्रत्याशिता उपभोग, प्रत्याशिता निवेश, स्वायत्तता परिवर्तन, प्रभावी मांग का सिद्धांत, स्वायत्तता व्यय गुणांक।